जब आप तैयारी करोगे तो आपको रियलाइज़ होता होगा कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। क्या करना है ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट द थिंग दैट यू शुड प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। फिर इस तैयारी में आप इमोशंस का कोई रोल नहीं है कि आपके पास क्लियर आइडिया होना चाहिए हाउ मच टाइम आई नीड टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। अगर ये आपका क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप बीच में अपना मोटिवेशन लूज़ करते हैं। ठीक है, और आपको पावर चाहिए क्यों? कि आपको लड़ाई झगड़े करने हैं क्या सामने वाले से बदला लेने के लिए आप जो है आईएएस की तैयारी कर रहे हो? और इसको सेव करके रखने वीडियो को, ठीक है, ताकि आपको कभी भी इस तरह की फीलिंग आए कि मैं मोटिवेटेड फील नहीं कर रहा हूँ या फिर क्या ये लॉज को भूल जाओ, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धनंजय गौतम। मैंने लास्ट वीडियो में कोचिंग इंडस्ट्री को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था कि किस तरीके से आपसे लाखों रुपए लिए जाते हैं और सिलेक्शन आपका 4-5 साल रोक देते हैं, बेसिकली लिटरली रोक देते हैं। तो जिनके पास इतना कैपिटल नहीं है और जिनके पास इतना टाइम भी नहीं है और जो इस मेज़ में फंस चुके हैं और अपने 2-3 साल ख़राब कर चुके हैं या जो स्टार्ट कर रहे हैं तैयारी को, मैं इस वीडियो में सॉल्यूशन बताऊंगा कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो करना कैसे है। ठीक है, आपके अंदर क्या ट्रेड्स होनी चाहिए जो कि आप सीख करते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके अंदर इंस्टिल कर दें, लेकिन वो आपके अंदर पहले से ही है, बस आपको रियलाइज़ कराने की ज़रूरत है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें अगर आप प्री मेंस फाइनल लिस्ट में रुक रहे हो या फिर तैयारी स्टार्ट कर रहे हो। हम 3 चीज़ों पे बात करेंगे इस वीडियो में कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है हम माइंडसेट की बात करेंगे। तीसरी चीज़ बीइंग प्रैक्टिकल होने की बात करेंगे। अब आपको लगेगा कि हमें पता है बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमें माइंडसेट भी पता है क्या होता है, हमने बहुत टॉपर्स की टॉक्स देखी हैं और हमें जो है प्रैक्टिकल हैं हम इतने। तो आप इस वीडियो को सुन लो क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प होगा और आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जानने की ज़रूरत है। जब आप तैयारी करोगे तो आपको रियलाइज़ होता होगा कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। जैसे सेल्फ स्टडी कर रहे हो लेकिन जो कोर्स है बहुत टाइम ले रहा है कंप्लीट होने में, या फिर आपका मोटिवेशन बीच में लूज़ हो जाता है। ठीक है, आपकी कम्युनिटी बिल्ड नहीं हो पाती, लोनलीनेस फील होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं डेली बेसिस पे और लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो आपको रियलाइज़ नहीं है इस टाइम पे। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ है बेसिक रिक्वायरमेंट। बेसिक रिक्वायरमेंट हम 3 चीज़ों पे बात करेंगे इसमें। पहला है क्लैरिटी ऑफ पर्पस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ है ये जानना कि क्या नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है क्या करना है, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आते हैं क्लैरिटी ऑफ पर्पस पे कि हम यूपीएससी की तैयारी कर ही क्यों रहे हैं। अगर ये आपका क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप बीच में अपना मोटिवेशन लूज़ कर दोगे। तो जो टॉपर्स हैं आप उनकी टॉक्स देखोगे या उनके ट्रेड्स देखोगे, ठीक है, या जो एग्ज़ाम निकाल रहे हैं रेगुलरली उनके ट्रेड्स देखोगे, तो कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो उनके अंदर इंस्टिल होते हैं। वो क्या है ऐसा? पहली चीज़ है उनके अंदर सबसे ज़्यादा अचीवमेंट ड्राइव है। अचीवमेंट ड्राइव मतलब उनके अंदर ऐसा कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड है कि हमें टॉप करना है, हमें दूसरों से आगे निकलना है। अब ये अचीवमेंट ड्राइव का मतलब अंदर से सोर्स कहाँ से आता है? ये इस वजह से आता है कि मैं कुछ नहीं था, इस एग्ज़ाम से मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, मतलब समाज को कुछ करके दिखाऊंगा। और जिस नज़रिए से समाज मेरे को देखता है वो नज़रिया समाज का मेरे को देखने के प्रति चेंज हो जाएगा। ये जो ट्रेट है ये सबसे बड़ा ट्रेट है किसी भी टॉपर के अंदर। बाकी सब सेकेंडरी है। सेकेंडरी ट्रेट में क्या आता है? सेकेंडरी ट्रेट में आता है एक्सटर्नल जो आपके मोटिवेशन होते हैं, जैसे माँ बाप की नज़रों में हमें अच्छा बन के दिखाना है या माँ बाप को खुशियाँ देनी है, अपनी फैमिली को एक नए स्टेटस पे ले जाना है। ये सेकेंडरी ट्रेट है, ये सारे टॉपरों में आपको मिलेगा। तो ये भी एक वैलिड ट्रेट है। ये 2 ही ऐसे ट्रेट हैं जो आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं कि अगर आप कॉम्पिटिटिव हो और आप अपने फैमिली का स्टेटस ऊपर करना चाहते हो, ठीक है, या अपना जो आपका समाज को देखने आपका नज़रिया है जो जैसे आपको देखता है उस नज़रिए को आप बदलना चाहते हो, तो ये सबसे बड़ा ट्रेट होता है। ठीक है, इससे मोटिवेशन आता है इंटरनली। अब जो बाकी के ट्रेट्स होते हैं कि कई लोगों को क्या है, जॉब सिक्योरिटी चाहिए। यूपीएससी इज़ नॉट द थिंग। आपको पॉलिटिशियन जो है सस्पेंड कर देगा,
आपको सुनने को मिलेगा बहुत ज़्यादा, हर आदमी के हाथ पैर जोड़ने पड़ेंगे, आपको लाइजनिंग करनी पड़ेगी ना, ट्रांसफर्स हैं, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स हैं, छोटी छोटी चीज़ों में आपको फंसने के चांसेस रहते हैं, यहाँ साइन कर दिया तो यहाँ फंस सकते हैं, वहाँ साइन कर दिया वहाँ फंस सकते हैं। तो जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट द थिंग दैट यू शुड प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। पहली चीज़ जो एक चलता है कि जॉब सिक्योरिटी पूरी ज़िंदगी की हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पूरी ज़िंदगी की टेंशन मिलेगी बेसिकली। तो टेंशन वही आदमी ले सकता है जिसके अंदर कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड हो, टॉप करने का एटीट्यूड हो, तो वो वहाँ भी टॉप करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला इंट्रिंसिक मोटिवेशन वही है। दूसरा इनवैलिड मोटिवेशन क्या है कि भाई मुझे पावर इन्फ्लुएंस मिलेगा। नो, नहीं मिलता है। आप अपने नीचे पावर इन्फ्लुएंस थोड़ा दिखा सकते हो जो लोग कैपेबल नहीं है, लेकिन जब आप उस सोशल स्टेटस पे पहुंच जाते हो, वहाँ पे आप कुछ नहीं हो ऊपर की लेयर में। वहाँ पे आपके एमपी एमएलए जितने सारे जजेस हैं, ठीक है, और आपके जो सीनियर्स हैं, क्योंकि आप हायरार्की स्टार्ट ही करोगे, तो वो सारे के सारे आपके ऊपर ही हैं और आपको आदेश दे रहे हैं करने के लिए, आपको बेइज्जत भी कर रहे हैं पब्लिक के सामने। ठीक है, तो पावर इन्फ्लुएंस आपको 1-2 साल तो लगेगा, लेकिन उसके बाद वो फेड हो जाएगा। तो वो कोई रियल मोटिवेशन नहीं है कि मेरे को पावर मिल जाए, मेरे को इन्फ्लुएंस मिल जाए। ठीक है, और आपको पावर चाहिए क्यों? क्या आपको लड़ाई झगड़े करने हैं क्या, या फैमिली के जो झगड़े हैं उन्हें सुलटाना है क्या? अगर ये मोटिवेशन है कि मेरा ज़मीन का झगड़ा चल रहा है और जो है उसे सुलटाना है मेरे को, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत, मतलब मत करो झगड़ा। क्या सामने वाले से बदला लेने के लिए आप जो है आईएएस की तैयारी कर रहे हो? तो इट्स ए वेरी रॉन्ग फॉल्टी मोटिवेशन दैट मैनी पीपल हैव। फिर तीसरा रॉन्ग मोटिवेशन है कि इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन मिलेगा, कि डाइवर्स रोल्स हैं, हर रोल में हम काम कर पाएंगे। तो दैट इज़ ऑल्सो फॉल्स मोटिवेशन, लेट मी टेल यू। क्योंकि इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन अगर आपको लेना है तो बी ए साइंटिस्ट, बी ए सोशोलॉजिस्ट, बी ए साइकोलॉजिस्ट, उसमें इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, बी ए पब्लिक पर्सनैलिटी। आपको इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन लेना है तो आप अपने यूट्यूब पे अपने विचार रख सकते हो, या कुछ भी कर सकते हो, ब्लॉग लिख सकते हो। ठीक है, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन यूपीएससी की तैयारी में नहीं मिलेगा। आपकी पढ़ाई जॉब जब तक शुरू हो रही है, जब तक एंड हो जाएगी, उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का, रिलैक्स करने का। आप सोचते हो फॉरेन सर्विस में हो जाएगा, नहीं होता है। वेरी फ्यू पीपल हैव बीन एबल टू टेक टाइम फॉर लाइक देयर, अपने जो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन है उसमें जाने की कोशिश करते हैं। वो बहुत ही कम लोग दे पाते हैं, क्योंकि इतना बिजी स्केड्यूल है। आजकल की फॉरेन पॉलिसी ऐसी है दैट यू हैव टू बी बिजी। आपको पता है आईएफएस ऑफिसर कितने कम है हमारे देश में, अब एक ऑफिसर के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर आता है। तो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग मोटिवेशन। अगर आपको लगता है कोई छोटी सर्विस लेके हम उसमें कर लेंगे, तो वो भी नहीं हो पाता है। सबसे चिल सर्विस होती थी IDES, इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस, उसमें भी टाइम नहीं मिलता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा चिक है। चिक इन द सेंस अच्छी जॉब है, लेकिन आपको इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन अपना करने का टाइम नहीं मिलेगा उतना। एक बहुत अच्छा मोटिवेशन ये हो सकता है कि भाई हमें यंग एज में एक अच्छी सर्विस मिल जाए, ताकि हमें यंग एज में हमें एक जो है परस्यूट करने को मिल जाए डाइवर्स रोल्स, हमें बहुत जानने को एक्सपोजर मिलेगा बेसिकली। हाँ, वो एक रियल मोटिवेशन है। बट इफ़ यू आर क्रॉसिंग लाइक 25-26, तो वो भी ख़त्म हो जाता है। अगर आप 21-22 साल में सेलेक्ट हो रहे तो वो समझ में आता है, लेकिन 25 के ऊपर तो वो भी ख़त्म हो जाता है कि भाई यंग एज क्या है तुम्हारी, अब कुछ नहीं है, तो तुम्हें क्या स्टिमुलेशन मिलेगा उसमें? यंग एज तो है ही नहीं तुम्हारे, तुम्हारे लेवल के बंदे बिलीनियर्स बन चुके हैं तुम्हारी एज के बंदे, तो उनसे ज़्यादा तो तुम ले नहीं सकते। अब इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन आप बिजनेस कर लो, उसमें डाइवर्स रोल सीखो, पैसे कमाओ, तो उसमें ज़्यादा इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन है मेरे हिसाब से इन कंपैरिजन टू एनी IAS IPS। अब पैसे कमाने, कई लोगों को पैसे कमाने के लिए भी इट्स अ बैड आइडिया टू जॉइन सिविल सर्विसेज, क्योंकि पैसे नहीं है। आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, अच्छी खासी मिलती हैं, ठीक है, 5-6 लाख रुपए महीने आपके ऊपर जो है सरकार खर्च करती है, उससे ज़्यादा ही करती है, लेकिन आपके पास कैश इन हैंड नहीं होगा। अगर आपको यूरोप ट्रिप करनी है तो आपको करप्शन करना पड़ेगा, 1 हफ्ते के ट्रिप पे तो आपको करप्शन करना पड़ेगा। आप अपनी फैमिली को दे सकते हो, लेकिन आप खुद नहीं कर सकते, और फैमिली को भी दोगे तो करप्शन से दोगे। तो ये करप्ट एटीट्यूड अगर आपके माइंड में है, तो ही वो मोटिवेशन अंदर से नहीं आएगा कि भाई मेरे को सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देना है। तो ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी क्लैरिटी ऑफ पर्पज़ की, वो तुम्हारा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसे लिख लो कि आप क्या करना चाहते हो। यू वांट टू बी ए टॉपर एंड बी कॉम्पिटिटिव, और अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, तो ठीक मोटिवेशन है। फैमिली का स्टेटस ऊपर ले जाना चाहते हो, अपनी प्रेस्टीज बढ़ाना चाहते हो, दैट इज़ अ राइट मोटिवेशन। बट एल्स आर सेकेंडरी मोटिवेशन, जिसका डायरेक्टली हेल्प नहीं होता तैयारी में। दूसरी हम बात करेंगे कि नोइंग व्हाट नॉट टू डू, हमें क्या नहीं करना चाहिए। इसमें ज़्यादातर लोग मैंने देखा है 90% से ऊपर लोग जो है ना रोट लर्निंग के पीछे भागते हैं कि नोट्स को रट लो, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नोट्स में से आएगा, या फिर PT 365 में से मेरा करंट अफेयर आएगा,
तो वो रट लेते हैं उस चीज़ को, तो इट विल नेवर बी सक्सेसफुल। मैंने बताया 2 चीज़ें होती हैं, मेमोराइजेशन एंड विजुअलाइजेशन। इफ़ यू आर मेमोराइजिंग समथिंग, वो कभी भी आपको रिकॉल नहीं होगा, और रिकॉल होगा तो बिट्स में होगा। यू कैन नॉट बी कम्प्लीटली श्योर, आप अपने उसमें गट फीलिंग नहीं लगा सकते, उसमें से पढ़े लिखे में से आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। बट यू नो कि यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस का पेपर ऐसा आता है दैट यू हैव टू थिंक एट द टाइम यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो अगर आपकी थिंकिंग कैपेसिटी नहीं है तो नहीं होगा। तो ये रोट लर्निंग का तो सिस्टम छोड़ दो, विजुअलाइजेशन अप्रोच पे आपको आना है। फिर भेड़चाल ही नहीं बनना है कि दूसरों को देख के आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बगल में से कोई लड़का चला गया दिल्ली में प्रिपेयर कर रहा है और उसकी खबरें आ रही हैं कि उसने प्री निकाल लिया, तो आपके अंदर हो जाता है कि नहीं, ऐसे नहीं करना है सामने वाले को देख के। क्योंकि जो मैंने बताया वो मोटिवेशन अगर आपके अंदर नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, आप अपने बहुत सारे क्रूशियल ईयर्स वेस्ट कर दोगे। फिर इस तैयारी में आप इमोशंस का कोई रोल नहीं है, यू कांट बी इमोशनल। जैसे मैंने बताया, अचीवमेंट ड्राइव कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड जिसमें होता है वो बंदा इमोशनल नहीं होता है। यू हैव टू बी स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल इन योर माइंड सेट कि मुझे ऐसे तैयारी करनी है, ऐसे करनी है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इमोशनल है, ओ मैं निकाल लूँगा और ये हो जाएगा, आप बाद की सोचने लगते हैं कि मैं निकाल लूँगा तो क्या हो जाएगा, मैं उसको बोलूँगा तो क्या हो जाएगा, वो मेरी बुआ ने मेरे से ये कह दिया तो मैं बुआ को करके दिखाऊँगा। ये सब इमोशनल जो बुलशिट है, ये आपको नहीं करनी है। और अगर आप इस तरीके के प्राणी हैं, मैंने ज़्यादातर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स में देखा है, वो इमोशनल होते हैं, तो इसीलिए हिंदी मीडियम का सक्सेस रेट है काफ़ी कम है। आपने देखा होगा हिंदी मीडियम में भी जो टॉपर्स होते हैं, दे आर रुथलेस। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आपको जो सलाह दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं। दे आर जस्ट सेल्फ मोटिवेटिंग देमसेल्व्स, ठीक है। वो रुथलेस है, आपने देखा होगा ये चीज़। तो सारे टॉपर्स में रुथलेसनेस कहीं ना कहीं होती है, और वो रुथलेस दुनिया के लिए ही नहीं है, वो खुद के लिए भी रुथलेस है कि मन कर रहा है किसी चीज़ का, वो दबा देते हैं अपने मन को, अपने इमोशन को दबा देते हैं। पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, दबा देते हैं। घूमने जाने का मन कर रहा है, वो दबा देते हैं। दे आर रुथलेस ऑन देमसेल्व्स। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट देम टू बी लाइक इमोशनल टुवर्ड्स यू, है ना। तो ये नहीं होता, आपको कंप्लीटली रुथलेस रहना पड़ेगा इस तैयारी में। तो ये हैं चीज़ें जो आपको नहीं करनी है। डोंट बी इमोशनल, डोंट डू रोट लर्निंग, भेड़चाली नहीं बनना है। फिर अब ये बात आती है नोइंग व्हाट्स रिक्वायर्ड, कि किस तरह की पर्सनैलिटी या किस तरह का हमें माइंडसेट चाहिए और कितने कितने रिसोर्सेज चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट का थर्ड पार्ट है। इसमें आपको क्या करना है कि आपके पास क्लियर आइडिया होना चाहिए हाउ मच टाइम आई नीड टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। जैसे आपको एटलीस्ट 2 ईयर्स आपके पास होने चाहिए। जो लोग 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो वो इसी साल को अपना टारगेट करें फाइनल। मतलब अगर आपने ये सोच लिया कि मैं 26 का भी दूंगा या मेरे पास 2 साल और 3 साल और हैं, तो इट्स ए वेरी बैड आइडिया। आपको इसी बार निकालना है, ये अपने माइंडसेट में फिक्स कर लो, ठीक है। तो दिस इज़ द रिक्वायरमेंट दैट यू नीड टू हैव। मैं बताऊंगा इसके रीज़न माइंडसेट में क्यों है ऐसा। फिर आपको ना सिलेबस ऑफ यूपीएससी कंप्लीटली थॉरोली पता होना चाहिए। बहुत लोग डायरेक्टली जंप करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट पे, डायरेक्टली जंप करते हैं, वो पीवाईक्यू पे भी जंप करते हैं कई लोग जो है, ठीक है। बट उससे पहले आपको यूपीएससी का सिलेबस इन एंड आउट पता होना चाहिए कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट की क्या डिमांड है। उसके बाद डिमांड के बाद आपको पीवाईक्यू देखने हैं कि जो ये सिलेबस है उसमें से 70% पीवाईक्यू आ रहे हैं, लेकिन 30% आउट ऑफ सिलेबस टाइप आ रहे हैं, तो वो कहाँ से आ रहे हैं, ये सब आपको क्रोनोलॉजिकली बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। फिर रिसोर्सेज की बात आती है, आपको करना कितना है, आपको कब बोलना है कि ये मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। जैसे कि कई लोग क्या है कि लक्ष्मीकांत भी पढ़ ली उन्होंने, जो है कॉन्स्टिट्यूशन वाली किताब भी पढ़ ली, वेयर एक्ट भी पढ़ लिया, टेस्ट सीरीज भी लगा ली, उसके बाद स्टिल दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि भाई हमारा जो है पॉलिटी कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, स्टिल दे फील समथिंग मिसिंग। तो वो आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैंने इतना कर लिया, उसे 2 बार रिवाइज कर लिया, तो मैं पॉलिटी हाथ नहीं लगाऊंगा उसके बाद। ये क्लियर होना चाहिए माइंड में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइम मिल गया थोड़ा सा तो मैं उसको जो है कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूँ। ये माइंडसेट बहुत लोगों में होता है, गलत है ये। तो कि मैं कुछ नया पढ़ लेता हूँ या मार्केट में कोई नोट्स नए आगे वो नया कर लेता हूँ, ये नहीं करना है आपको। आपको क्लियर पता होना चाहिए क्या चाहिए इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, टॉपर्स क्या करते हैं। 3 चीज़ हैं बेसिकली। पहली चीज़ है कि आपको स्टैंडर्ड सोर्स जो है हर सब्जेक्ट का एक उठाना है, उसको पढ़ना है मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। वैल्यू ऐड करने के लिए आप कुछ कर सकते हो, बट डू नॉट रीड एनी स्टैंडर्ड सोर्स अगेन। जो पढ़ लिया उसी को दोबारा पढ़ना है। दूसरी चीज़ है आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। प्रीलिम्स के 30 साल के, कई लोग 10 साल के करके जाते हैं, बट दैट इज़ नॉट इनफ। 30 ईयर्स के पीवाईक्यू आपको करने हैं प्रीलिम्स के सॉल्व। अगर वीडियो आपको सॉल्यूशन मिल जाए दैट इज़
बेस्ट थिंग। और सिमिलरली आपको 10 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स के मेंस से करने हैं टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज आपको करने हैं। अगर ये आपने कर लिया देन यू आर लाइक 80% रेडी टू सिट इन टू द एग्जामिनेशन, ठीक है। जो 20% का गैप होता है वो आपकी टेस्ट सीरीज फुलफिल करेगी प्रीलिम्स की। मेंस के लिए टेस्ट सीरीज इज ए मोड ऑफ आंसर राइटिंग, कि आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए, बट दैट इज़ अ बैड सोर्स। मैंने आपको बताया डेली 10 क्वेश्चन लिखोगे उससे होगा सिलेक्शन, ना कि आप हफ्ते में एक टेस्ट 20 क्वेश्चन का लिख के आ रहे हो, उससे नहीं होगा सिलेक्शन। सीधी सी बात है ये। डेली से प्रैक्टिस बनती है, आपका माइंडसेट चेंज होता है, डेली लर्निंग होती है नई नई, तो वो कम्यूलेट होके बहुत ज़्यादा लर्निंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू डू, कि जैसे 3000 क्वेश्चन आपने प्री के PYQ के कर लिए, देन यू हैव टू एड इट टू 2 to 3000 क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि टेस्ट से आप करोगे किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट के या मेरे टेस्ट से, ठीक है। तो ये सफिशिएंट है आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए। देन कम्स टू करंट अफेयर। करंट अफेयर को कैसे मैनेज करना है वो भी आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। करंट अफेयर के लिए लोग क्या करते हैं कि लास्ट में 365 पढ़ के जाते हैं या विजन की मैगजीन पढ़ते हैं। एक विजन की मैगजीन पढ़ने में 10 डेज, 7 to 10 डेज लगता है ऑन एन एवरेज, ठीक है। कई लोग उसे 2 दिन में पढ़ लेते हैं, वेल इनफ, आप पढ़िए। जिनको ज़्यादा टाइम लग रहा है, 5 से ज़्यादा दिन लग रहे हैं, वो ना पढ़ें विजन की मैगजीन, क्योंकि ये टाइम की भी बात है। तो दैट मीन्स यू आर नॉट विजुअलाइजिंग थिंग, यू आर ट्राइंग टू मेमोराइज थिंग्स, उससे नहीं होता है। सॉल्यूशन ये है कि आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ें। डेली अगर आपको विजन की मैगजीन ही पढ़नी है तो डेली उसमें 4-5 आर्टिकल पढ़ें। अगर आपको मेरा करना है तो मैं डेली कैप्सूल्स निकालता हूँ 6 न्यूज़ के, वो आप डेली 6 न्यूज़ पढ़ें, इट विल टेक यू हाफ एन आवर। और डेली क्विज करना है आपको करंट अफेयर का, जो जिसको बाद में आप जो है वापस से रिवाइज करोगे इन द लास्ट 2 मंथ्स ऑफ प्रीलिम्स। ये 2 चीज़ आपने करंट अफेयर की कर ली कि डेली 6-6 न्यूज़ आप पढ़ते जा रहे हो, और उसके बाद डेली 10-10 क्वेश्चन क्विज करते जा रहे हो पूरे साल। तो आपको करंट अफेयर के लिए कुछ नहीं पढ़ना है, इसके अलावा ना पीटी पढ़नी, ना कुछ पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना। और ये आप मेरे इंस्टीट्यूट से ले सकते हो या किसी और इंस्टीट्यूट से ले सकते हो, तो बस यही करना है आप। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा एक माइंडसेट की रिक्वायरमेंट है कि रेजिलियंस ट्रम्प्स इंटेलिजेंस। आपको रेजिलियंट होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हार मान गए शाम में और जो है नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। रेजिलियंस का मतलब ये होता है कि वही मैं जैसे मैंने बताया था, अचीवमेंट ड्राइव, कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड, कि मेरे को कंपटीशन क्लियर करना है तो मुझे करना ही पड़ेगा ये, और डेली करना पड़ेगा। सो यू हैव टू स्टिक टू द कोर कि भाई मुझे करना है क्योंकि लोग मेरे से आगे निकल रहे हैं, अगर मैं नहीं करूँगा तो। ये वाला माइंडसेट आपके अंदर होना चाहिए, और रेजिलियंस पूरे साल आनी चाहिए। एक गिल्ट फाइटिंग मैकेनिज्म आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्केड्यूल पे आप चलोगे तो ही यूपीएससी निकलेगा। जब मन कर रहा है पढ़ने का, जब पढ़ो, ठीक है। फिर कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, लेकिन लोग आपने देखा होगा 4-5 साल भी कंसिस्टेंट रहते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ आपको इंटेंसिटी भी लानी पड़ेगी। एक आपको एलेक्रिटी वाला एटीट्यूड लाना पड़ेगा अपने अंदर, कि कंपैरेटिव एटीट्यूड सब्जेक्ट्स में भी, कि ऐसा क्यों नहीं है। आप ये पूछो ऐसा क्यों है, नहीं ऐसा क्यों नहीं है। इस क्वेश्चन को आप हर चीज़ में पूछो कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है तो ये वाली पावर क्यों नहीं है उसके पास। प्राइम मिनिस्टर के पास ये वाली पावर है तो चीफ मिनिस्टर के पास क्यों नहीं है। तो उस पर आपको एक रिसर्च एटीट्यूड मिलेगा कि भाई ये देखो क्यों है क्यों नहीं है, ठीक है। तो एक सिंपल एग्जांपल मेरा भाई देता था मेरे को कि कॉकरोच चल रहा है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए उसके माइंड में क्या चल रहा है, समझ रहे हो। वो तुम्हारी तरफ आ रहा है तो उसके माइंड में क्या चल रहा होगा, वो दूसरी तरफ क्यों नहीं जा रहा है, उससे पता लगेगा पूछने से। ये नहीं पता लगेगा कि वो हमारी तरफ क्यों आ रहा है, उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। वो दूसरी तरफ क्यों नहीं जा रहा है, क्या आपकी खुशबू आ रही है उसको, ठीक है। तो इस तरह का आपको लेके चलना पड़ेगा एटीट्यूड हर चीज़ में। जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर को हम एक साथ पढ़ते हैं, तो ऐसे ही हर सब्जेक्ट में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लीशन आपको एक साथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बोथ आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, ठीक है। पॉल्यूशन को, ओजोन लेयर को आपको एक साथ पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे इंटरलिंकेज आपकी बनेगी। तो नाउ वी हैव कवर्ड द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अब बात आती है माइंडसेट की। अब आप बोलोगे कि सर माइंडसेट तो सबको पता है। भाई सुन लो एक बार, और ये जो चीज़ मैंने बोली इट इज़ अपार्ट फ्रॉम माइंडसेट, ये बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर ये चीज़ आपके माइंड में नहीं थी तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इवन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। अब ये आपको सॉर्ट आउट कर लो ये चीज़ें, उसके बाद आते हैं माइंडसेट पे। माइंडसेट आपका काम करता है डे टू डे प्रैक्टिसेस में। आपको अपने ह्यूमन माइंड के बारे में पता होना चाहिए कि उसे अप्लाई कैसे करना है। हर आदमी समान है, हर आदमी जो है कैपेसिटी रखता है, हर आदमी में एडिक्वेट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जो भी तैयारी कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे माइंड के रूल्स हैं।
अगर उन रूल्स को आपने फॉलो नहीं किया तो आपकी प्रेपरेशन बहुत लंबी जाने वाली है। या उन रूल्स को अगर अप्लाई कर लिया तो आप 6 महीने तो छोड़ो, 4 महीने में सारा सिलेबस कंप्लीट करके रख सकते हो साइड में। तो ऐसे क्या रूल्स हैं माइंड के जो आपको पता होने चाहिए? पहला रूल है पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ ये कहता है कि आपको मैंने काम दिया और आपसे बोला इस काम को 4 दिन में करके दे दो, तो आप क्या करोगे? उसे 4 दिन में करोगे और एंड पॉइंट तक करोगे उसे, मतलब बिल्कुल डेडलाइन तक करोगे, है ना। अब मैंने आपको वो 4 दिन ना देके सिर्फ बोला कि 2 दिन में काम करके दो, तो बिलीव मी आप 2 दिन में भी वो काम करके दे दोगे। ऐसा नहीं है लंबे आवर्स बढ़ाओगे, नहीं, लेकिन वो जो टेंशन है ना कि मेरे को जल्दी में करना है, वो टेंशन आपका काम करा देती है। तो ये पार्किंसंस लॉ कहता है कि रेस्ट्रिक्ट योर टाइम ऑफ डूइंग एनीथिंग। अगर आपने एक चैप्टर पॉलिटी का पढ़ने के लिए पूरा दिन रखा है तो आपको पूरा दिन ही लगेगा, लेकिन अगर आपने माइंड में फिक्स कर लिया कि मैं 1 घंटे में इस चैप्टर को कर दूंगा, तो वो 1 घंटे में भी हो जाएगा और बेटर एफिशिएंसी के साथ हो जाएगा, बिकॉज यू विल बी मोर अलर्ट ड्यूरिंग रीडिंग। तो ये पार्किंसंस लॉ है, ये आप ध्यान में रखें। दूसरी चीज़ है पेरेटो प्रिंसिपल, पेरेटो लॉ। ये क्या कहता है? ये कहता है कि 80% ऑफ द इफेक्ट्स कम फ्रॉम 20% ऑफ द एफर्ट्स। जो आपका 80% रिजल्ट है ना, वो आपके 20% एफर्ट से आता है, जैसे कि मैंने बताया। अब ये यूपीएससी की तैयारी में भी बिल्कुल सही है। क्यों सही है? लक्ष्मीकांत हो गई 1000 पन्ने की, मुरनाल सर के नोट्स हो गए 2000 पन्ने के, लेकिन आपको एग्जैक्टली उसमें पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट कहाँ है, जो बेटर आपको आरओआई मिलेगा, ठीक है, रिटर्न वो किस टॉपिक में ज़्यादा मिलेगा, वहाँ अपना सबसे ज़्यादा एफर्ट आप लगाओ। तो ये आपको हर टॉपिक में पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया पेरेटो लॉ, और ये हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में। जैसे लक्ष्मीकांत है, अब उसका पहला चैप्टर है, उसको कैसे करना है, दूसरा चैप्टर है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ठीक है, ये पहले से पता होना चाहिए। फिर तीसरा चैप्टर है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, वो पहले से पता होना चाहिए। क्यूरियोसिटी लेवल बिल्कुल आपका मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए। और वो कैसे पता लगेगा? आप PYQ करें, ठीक है, या फिर मेरे से आप पूछें। फिर तीसरा लॉ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि इट इज़ ए लाइक लॉ ऑफ बेसिकली मोमेंटम, कि आप अगर रेस्ट में हैं तो आप रेस्ट में रहेंगे, और आप अगर मूव कर रहे हैं तो आप मूव करते रहेंगे। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि नेवर स्टॉप योर प्रिपरेशन फॉर इवन ए सिंगल डे। अगर आप आज कुछ नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट रीड न्यूज़पेपर, एटलीस्ट रीड करंट अफेयर्स, एटलीस्ट रीड समथिंग। मोबाइल में खोल के कुछ भी पढ़ लो, कोई PDF पढ़ लो। तो ये क्या है कि इसमें आप जो है अगर नहीं भी कर रहे हैं ना कुछ भी पूरे दिन में प्रोडक्टिव, फिर भी आप 5 से 6 घंटे कुछ ना कुछ पढ़ने में लगा रहे हो। कुछ भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, क्विज कर लिए, PYQ कर लिए, कुछ भी मतलब रैंडम भी आप लगा रहे हो, अगर प्लान से भी नहीं चल रहे हो तो व्हाट दैट मीन्स? दैट मीन्स कि अगर आप पढ़ते पढ़ते आपकी हैबिट बनती है ना, वो हैबिट इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन डूइंग एब्रप्ट स्टडी। मोटिवेशन आपका कभी काम नहीं आएगा, लेकिन जो आपकी हैबिट है पढ़ते पढ़ते जो आप बना रहे हो, वो बहुत ज़्यादा काम आती है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि मुझे हैबिट बन जाए, और उस हैबिट को कभी तोड़ो मत। फिर आता है एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ये कहता है कि ह्यूमन फैटीग हमारी होती है, एंड दैट इज़ ए रियल थिंग। अब फैटीग को हम अपने एडवांटेज के लिए बेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं, कि जैसे कोई एक चीज़ आप पढ़ रहे हो और आपने 3 घंटे पढ़ाई के लिए लगाए, और आप लाइब्रेरी गए और 3 घंटे बैठे हो सीट पे, तो आपने देखा होगा कि आधा घंटा तो देखो मोमेंटम में आने में लगता है, ठीक है, आधा घंटा तो आपका दिमाग नहीं चलेगा, इधर उधर भागेगा। आधे घंटे बाद आपका पॉइंट पे पढ़ाई पे आएगा। उसके बाद आप ये सोचते हो कि मैं अब 3 घंटे पढ़ूंगा, बट आप देखते हो कि 1 घंटे आपने पढ़ा, उसके बाद जो है आपकी एफिशिएंसी कम हो जा रही है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। हमारा ब्रेन जो है टायर करता है थोड़े टाइम बाद। इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन है पोमोडोरो टेक्निक। अब पोमोडोरो टेक्निक कई लोग समझते हैं कि इतना स्ट्रिक्ट नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ना अपनी सीट से बेशक मत उठो, लेकिन आप 5 मिनट अपना इधर उधर थॉट्स में दिमाग लगा सकते हो, ठीक है, रेस्ट कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो आफ्टर एवरी 1 आवर, ठीक है। और 2 घंटे आपने पढ़ा, उसके बाद आपको 10-15 मिनट का ब्रेक चाहिए ही चाहिए, चाहे चाय के लिए लो, चाहे किसी चीज़ के लिए लो, ठीक है, या फिर नॉर्मल स्ट्रोल करने जाओ, बाहर घूमने जाओ। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी। आप ये देखोगे कि जब आप वापस आके बैठोगे तो आपका ब्रेन ज़्यादा मतलब अलर्ट तरीके से काम कर रहा है, इंस्टेड ऑफ कि अगर आप रेगुलर बैठे। तो कई लोग मैंने देखा है कि मॉर्निंग में जाते हैं लाइब्रेरी और शाम को निकलते हैं, बीच में 2 बार निकलते हैं बस। दैट इज़ अ वेरी पुअर थिंग टू डू। उससे सिलेक्शन नहीं होगा। आपको ना एक हार्ड वर्क का कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैं कितना हार्ड वर्किंग हूँ, मैं कितना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, और मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ,
आपको पता होना चाहिए कि मेरा ब्रेन जो है वो 1 घंटे बाद टायर कर जाएगा, तो मैं स्ट्रेच दूंगा 1 घंटे का, उसके बाद मेरे को 5-10 मिनट का ब्रेक लेना है। तो इस तरीके से आपको पूरा दिन निकालना है धीरे धीरे। फिर आता है हमारा लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। अब ये लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट क्या कहता है? आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में आप उठ रहे हो, सबसे पहले न्यूज़पेपर उठा लिया, फिर उसके बाद करंट अफेयर मैगजीन उठा ली। क्यों? आप जो है लक्ष्मीकांत क्यों नहीं उठा रहे? आप जो है स्पेक्ट्रम क्यों नहीं उठा रहे मॉर्निंग में उठते ही? क्योंकि आपको उसे करंट अफेयर को करने में मजा आ रहा है। दैट मीन्स इट इज टेकिंग योर लीस्ट एफर्ट एंड इट इज टेकिंग लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कि आप बोलोगे 3 घंटा में ये पढ़ूंगा, तो इट इज़ वेरी बैड। दैट इज़ वाई पीपल टेक कोचिंग टू। कोचिंग में भी लोग इसीलिए जा रहे हैं कि बिकॉज दैट इज लीस्ट एफर्ट। अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो वो एफर्ट लग रहा है ना उसमें। कोचिंग में तो आपको लगता है कि मैं बैठूंगा और टीचर पढ़ाता रहेगा, टाइम जा रहा है तो जाने दो, और मेरे को समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं। ये चीज़ है ना। तो हमारा ब्रेन उसी तरीके से काम करता है कि हम जहाँ जिस चीज़ में हमें कम से कम एफर्ट लगे हम वहाँ जाना चाहते हैं। कोचिंग में आप इसलिए जा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरा यहाँ कम एफर्ट लगेगा एग्जाम क्लियर करने में, बल्कि उसका उल्टा हो रहा है। आपके पैसे भी जा रहे हैं और आपके 4-5 साल भी लग रहे हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका ये सॉल्यूशन है कि डू इट योर सेल्फ एंड डू द चैलेंजिंग टास्क फर्स्ट। एक कहावत है, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है उसको सबसे पहले करो, दिन में शुरुआत होने के बाद भी, और उस सब्जेक्ट को सबसे पहले करो जो कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है आपके नज़र में। आपको हिस्ट्री से बहुत डर लगता है, हिस्ट्री सबसे पहले ही करो। आपको जो है मॉर्निंग में उठ के आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा इधर उधर एक मोमेंटम बनाता हूँ, नहीं, आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट लेके उसी को सबसे पहले करना है। तो सर करंट अफेयर आपको रात में करने सोने से पहले, बिकॉज करंट अफेयर ईजी है करने के लिए। आपका माइंड थका हुआ होता है तो आप उसको रात में भी कर पाओगे, लेकिन जब आपका सुबह उठ के फ्रेश माइंड है तो आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पहले करो। ठीक है, तो ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, और ये डे टू डे बेसिस में अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो ये बहुत आपको रिटर्न्स देगा। फिर एक सर्काडियन रिदम लॉ होता है। इसमें ये होता है, हर आदमी का ये डिफरेंट है कि पूरे दिन में 3-4 घंटे का स्ट्रेच ऐसा आता है जहाँ पे आपका माइंड सबसे ज़्यादा काम करता है, और आपने कभी इस पे थॉट नहीं दिया कि उस टाइम को मैं नोट करूं। आप बस पूरे दिन लगे रहते हो और करते रहते हो। और जो सबसे प्रोडक्टिव टाइम है आपके पूरे डे का, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हो, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, ठीक है, और सबसे ज़्यादा आपकी अलर्टनेस रहती है माइंड की, उसको आप जो है, क्योंकि दिमाग तेज चलता है तो आप उसको छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में लगा देते हो। आज दिमाग चल रहा है, और दिमाग चलते चलते इमोशन भी चल रहे हैं, तो आप क्या करते हो कि बाहर निकल के थोड़ा स्ट्रोल करने चले जाते हो, दोस्तों से बात कर लेते हो उस टाइम पे जहाँ आपका दिमाग सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। वो आप कॉन्शियसली नोट करो कि पूरे दिन में ऐसा कौन सा टाइम है जहाँ मेरा दिमाग सबसे ज़्यादा काम करता है। वो रात में भी हो सकता है, कई लोग रात में पढ़ते हैं, कई लोग दिन में पढ़ते हैं, और वो ज़्यादा टाइम नहीं होता, पूरी रात नहीं होती, पूरी रात में भी कुछ टाइम का स्ट्रेच होता है। आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें और आप खुद का देखें कि आपका क्या है। कई लोगों का ये होता है शाम को 3 से लेकर 6 बजे तक, कई लोगों का मॉर्निंग में होता है सुबह 4 बजे से लेकर 9 बजे तक। तो आप अपने इस पॉइंट को नोट रखें और उसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो टास्क है सिर्फ उसी पॉइंट पे करें, ठीक है। फिर एक होता है हमारा कार्लसन्स लॉ। कार्लसन्स लॉ ये कहता है कि इंटरप्टेड वर्क इज़ वेरी लेस इफेक्टिव देन कंटिन्यूस वर्क, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर आप एक दिन में 3-4 चीज़ कर रहे हो तो उसमें आप किसी भी एक चीज़ में डेप्थ में नहीं जा रहे। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपने कोई सब्जेक्ट उठाया, कंप्लीट दैट सब्जेक्ट फर्स्ट, मतलब लॉन्ग टर्म में। कि जैसे अगर आप पॉलिटी का उठा रहे हो तो एक हफ्ते पॉलिटी के 5 चैप्टर कर लो, समझ रहे हो? आधी पॉलिटी का जो पहली 2 यूनिट है उसे कर लो एक हफ्ते में। फिर आपको अगर ऑप्शनल करना है तो ऑप्शनल के लिए एक हफ्ता अलग से निकालो। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में मैं जीएस करूंगा, दोपहर में मैं ऑप्शनल करूंगा, रात में मैं सीसेट और करंट अफेयर करूंगा। ऐसे कभी काम नहीं करेगा आपका। ना पॉलिटी में आप डीप डेप्थ में घुस पाओगे, ना ऑप्शनल में आप डेप्थ में घुस पाओगे। ऐसा होता है, आप देखो कि जब भी आप जो है एनवायरनमेंट पढ़ रहे हो, मान लो एक हफ्ते तक पढ़ रहे हो, तो आप यू फील लाइक एन एनवायरमेंटलिस्ट, राइट। अगर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो आप यू फील लाइक एन इकोनॉमिस्ट, आपको समझ में आने लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर क्या कह रही है, या फिर आप जो है इकोनॉमिक्स की जो है डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखना शुरू कर देते हो। तो उस डेप्थ में हमें सोचने के लिए जाना पड़ेगा। हमारे जो थॉट्स हैं ना वो धीरे धीरे बिल्ड होते हैं। यू हैव टू नो अबाउट योर माइंड कि हम एक साथ हमारे थॉट्स नहीं आते हैं। ब्रेन समझता है, उस चीज़ को प्रोसेस करता है, उस प्रोसेस के बाद अपना आउटपुट निकालता है, जब जाके हमारे थॉट्स डेवलप होते हैं। और जब हमारे थॉट्स डेवलप होंगे, विजुअलाइजेशन आएगी हमारे माइंड में, पिक्चर बनेगी, तब जाके वो सब्जेक्ट हमें अच्छे से समझ में आती है। अब आप बताओ, 2 घंटे आपने पढ़ा, फिर 2 घंटे आपने ऑप्शनल में लगा दिए, फिर 2 घंटे आप सी सेट कर रहे हो, उससे कभी आउटपुट निकलेगा नहीं। एक थॉट बनना शुरू ही हुआ था कि उसको ब्रेक करके आपने दूसरे थॉट पे लगा दिया, तो विजुअलाइजेशन आएगी ही नहीं।
नहीं आएगी वो विजुअलाइजेशन। तो इसलिए एक सब्जेक्ट को पूरा लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस आप करो। अगर आपको टाइम चाहिए सी सेट का तो अलग से निकालो एक हफ्ता, अगर आपको ऑप्शनल का टाइम चाहिए तो अलग से निकालो, ऐसे का टाइम चाहिए तो अलग से निकालो। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में बसड़ मचा रहे हो, बसड़ नहीं मचानी बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये लॉ है बिना बसड़ मचाने वाला लॉ, इसको मैं अपने लैंग्वेज में कहता हूँ, बट दिस इज रियली अ कार्लसन्स लॉ। दीज आर ऑल साइंटिफिक लॉज दैट यू हैव टू अप्लाई ऑन योर स्टडीज ऑन डे टू डे बेसिस। फिर एक है हॉफस्टाइडर्स लॉ। हॉफस्टाइडर लॉ ये कहता है कि आपने जो भी टारगेट रखा वो आपका ब्रीच होना ही है, मतलब टारगेट पे कभी काम नहीं होता। हॉफस्टाइडर लॉ ये कहता है, और ये सही बात है। आपने जो भी टारगेट रखा है अपनी तैयारी के लिए कभी पूरा नहीं होता। आपने प्रीलिम्स तक ये सोचा है कि मैं 2 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा, वो नहीं होता है। तो इसका क्या करोगे फिर आप? आपने कभी सोचा है कि इसका मैं सॉल्यूशन क्या करूँगा? नहीं सोचा होगा कभी, और ये होता है हम सबके साथ, आपने रियलाइज़ भी नहीं किया होगा। इसका सॉल्यूशन ये है कि जो भी आप टारगेट रखो, कीप ए बफर टाइम इन बिटवीन। जैसे कि कोई भी आप वीक का स्केड्यूल बना रहे हो कि इतना मेरे को वीक में कंप्लीट करना है संडे तक, तो आप संडे टारगेट मत रखो उस चीज़ का, फ्राइडे टारगेट रखो कि फ्राइडे एंड तक मुझे कंप्लीट कर लेना है, और संडे और सैटरडे मुझे छुट्टी मारनी है, लेट से मज़ा करना है। तो ये आप जब माइंडसेट रखोगे ना कि फ्राइडे तक मेरा ये टारगेट पूरा हो जाना चाहिए, और आपके माइंड में वो टाइमलाइन रहेगी कि फ्राइडे तक ही करना है मेरे को, सैटरडे संडे इज़ माई हॉलीडे और आई हैव टू गो समवेयर, जो भी माइंड में आप अपने जो है बीज डालो, तो वो आपका फ्राइडे तक ही काम कंप्लीट होगा। और अगर थोड़ा सा छूट गया देन यू कैन टेक सैटरडे टू डू इट, ठीक है। अगर आप संडे एंड तक का ही टारगेट बनाओगे तो वो नहीं होगा, संडे एंड को भी नहीं होगा, मंडे ट्यूसडे लग जाएगा, फिर आप जो है डिसहरे हो जाओगे। तो इसलिए जो भी टारगेट बनाओ उसमें 1-2 दिन का आपको बफर रखना ही है। अगर डे का टारगेट बना रहे हो तो आपको 3-4 घंटे का बफर रखना ही है। बिल्कुल पैक्ड स्केड्यूल मत बनाओ कि मेरे को रात के 12 बजे तक ये कर लेना ही। आप ये स्केड्यूल बनाओ कि ये चीज़ मेरे को 6 बजे तक ख़त्म कर लेनी है, थोड़ी सी बच गई जब उसमें बाद में टाइम देना है, ठीक है। तो ये लॉ जानना बहुत ज़रूरी है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट और जो लास्ट लॉ है वो है ड्रकर्स लॉ। पीटर ड्रकर वॉज ए वेरी गुड मैनेजमेंट साइकोलॉजिस्ट। तो उन्होंने दिया था, ये कहते हैं कि व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। अगर आप कोई भी चीज़ मेज़र नहीं कर रहे हो ना तो मैनेज नहीं कर सकते हो। अगर आप मैनेजमेंट के थोड़े बहुत भी प्रिंसिपल जानते हो तो चार्ट्स होते हैं, गैंट चार्ट होता है, पर्ट होता है, सीपीएम होता है। तो इसमें क्या करते हैं ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चार्ट होते हैं। आपको कैसे पता है कि ये जो हाईवे इतने बड़े बड़े बन रहे हैं, ठीक है, ये टाइम पे या टाइम से पहले कैसे कंप्लीट हो जाते हैं, और इसमें हज़ारों चीज़ें लगती हैं, तो कैसे मैनेज होते हैं ये चीज़। तो आप जब एक हाईवे मैनेज करोगे, हाईवे कैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको मैनेज करोगे, तो यही चीज़ आपको अपनी पढ़ाई को मैनेज करके भी समझ में आ जाएगी। अगर आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से मैनेज कर रहे हो ना तो आप हाईवे बनाना भी मैनेज कर लोगे, आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर लोगे। कैसे करोगे? व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज। तो आप मेजरमेंट बनाओ कि मेरा ये सिलेबस है, इस सिलेबस को पार्ट्स में डिवाइड करो, उनकी चेकलिस्ट बनाओ, ठीक है, और गिव अ टाइम टू दैट पर्टिकुलर थिंग कि इतना टाइम में मेरे को ये कंप्लीट करना है, और गिव ए बफर टाइम। आप इस तरीके से करोगे ना तो आपका टाइम पे टारगेट कंप्लीट होगा, और इससे पार्किंसंस लॉ भी सेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि आप जो टारगेट बना रहे हो वो बिल्कुल ऐसे बना रहे हो कि मतलब स्ट्रिक्ट बना रहे हो, जितना उसमें एक्चुअल में टाइम लगेगा उतना टाइम लगना चाहिए, ठीक है। तो मैंने जो अपना स्केड्यूल बनाया है आप मेरे ब्रोशर में देख सकते हैं, तो स्केड्यूल ऐसे ही बनाया कि जितना टाइम एक एवरेज पर्सन को लगना चाहिए। अगर आपको पॉलिटी कंप्लीट करने में एट द सेम टाइम GS2 का पॉलिटी गवर्नेंस पार्ट करने में आपको 20 दिन से ज़्यादा लग रहा है, देन यू आर माई फ्रेंड मिस्टेकन। अगर आपको 20 दिन से ज़्यादा लग रहा है तो दिक्कत है। अगर ज़्यादा आपको लग रहा है और आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, देन कंसल्ट मी, टेक माई कोर्स। फिर इसमें इन सब चीज़ों की समरी हम देखते हैं कि किस तरीके से अपन को, अगर एक मतलब पॉइंटर्स में हमें सारी चीज़ें करनी है तो क्या है कि फोकस ऑन गेटिंग स्टार्टेड, कि सबसे पहले स्टार्ट करो, मोमेंटम बनाओ, फिर डिस्ट्रैक्शन अपनी हटाओ, ठीक है। यूज़ टाइम कंस्ट्रेंट, उन्हें जो प्रेपरेशन है उसको मेज़र करो कि मैंने आज कितना पढ़ा, कल कितना पढ़ा, और अपने वर्क को ना शॉर्ट स्प्रिंट्स पे रखो। जैसे मैंने बोला 1 घंटे पढ़ना है तो 1 घंटे पढ़ के थोड़ा सा रेस्ट लो। डोंट बी मैराथन रनर। मैराथन ये वैसे है लॉन्ग टर्म की, बट डोंट बी स्प्रिंट में करो काम को। वर्क व्हेन योर एनर्जी लेवल इज मोर, मतलब दिन में जब आपका सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल है वहाँ सबसे डिफिकल्ट टास्क रखो, एंड डू द डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट, डू द डिफिकल्ट सब्जेक्ट फर्स्ट, ठीक है। बफर टाइम बनाओ और अपने टाइम को ट्रैक करो। तो ये सारी चीज़ें हमने माइंडसेट में जानी है। अब आप बताओ कि जब इस माइंडसेट को आप फॉलो करोगे, आप कोई भी चीज़ कर लो, आप UPSC की तैयारी कर लो, आप अपना बिजनेस रन कर लो, आप जो है अपनी दुकान चला लो, आप जॉब कर लो, कुछ भी कर लो, ये सारे रूल्स ह्यूमन ब्रेन के हैं, और ये रूल आप कहीं भी अप्लाई करोगे आपको प्रॉपर रिटर्न मिलेगा। और आप अगर इस रूल को UPSC की तैयारी में लगाओगे तो इट विल गिव यू बेस्ट रिजल्ट्स।
तो हमने डिस्कस किया कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, क्लैरिटी ऑफ पर्पस, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट टू डू। देन वी हैव डिस्कस वेरियस लॉज ऑफ माइंडसेट ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसको आप अप्लाई करेंगे तैयारी में तो आपका सिलेक्शन होगा। तीसरी चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे, बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल होना इस तैयारी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिकलिटी का क्या मतलब है कि नो योर लिमिटेशंस। आपकी लिमिटेशन आपको पता होनी चाहिए कि क्या सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट है, वो आपको पता होना चाहिए। आपकी मेमोरी रट्टा नहीं जाता तो अब आपको पता होना चाहिए, उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढो। विजुअलाइजेशन इज़ द ऑल्टरनेटिव। ठीक है, आपको सेल्फ स्टडी में ज़्यादा टाइम लग रहा है, जैसे लक्ष्मीकांत में 1 महीना लग रहा है, तो डोंट मतलब उसमें ना हेल्प सीख करो। ठीक है, टाइम कम करने में करो, लर्निंग इंप्रूव करने में करो। छोटा रास्ता मत ढूंढो। छोटा रास्ता क्या है कि भाई मैं कोचिंग में जाके बैठूंगा और जो है मेरा हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे वो समझा देगा, टाइम ज़्यादा ले ले बेशक, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको स्प्रिंट में दौड़ना है। आपके टारगेट होना चाहिए कि अगर मेरे को पॉलिटी लक्ष्मीकांत 20 दिन में करनी है तो कौन ऐसा बंदा है जो मेरी 20 दिन में करा देगा। आपको ये ढूंढना है, ये नहीं ढूंढना कि पॉलिटी लक्ष्मीकांत कौन मेरी कवर करा देगा चाहे मेरे 4 महीने लग जाए, नहीं। ठीक है, तो you have to seek help if you are not able to do the task which I have told you in the like basic requirement and mindset। ठीक है, ये पहली चीज़ है, know your limitation, don't hesitate to seek help। ठीक है, और बिल्कुल भी कंजूसी में ये तैयारी नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया था कि you have to like shell out money on resources। ठीक है, और उसके लिए आपको ना मतलब अपना टाइम बचाने के लिए पैसा खर्च करो, टाइम को ज़्यादा मतलब बढ़ाने के लिए पैसा खर्च मत करो। ये कहने का मतलब है कि आप पैसा भी दे रहे हो और आपका टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, ऐसा मत करो। आप ये देखो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे 6 महीने में कंप्लीट करना है, तो हु इज़ द गाय हु कैन हेल्प मी डू इट। ठीक है, तो उस बेसिस पे आप अपने जो है रिसोर्सेज को यूटिलाइज करो इन बेटर मैनर। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थर्ड वीडियो में मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपना स्केड्यूल पूरा बनाएंगे, किस तरीके से जो है आपको ये सारी चीज़ें एक्चुअल यूपीएससी की तैयारी में उतारनी है स्टेप बाय स्टेप बेसिस। ये माइंडसेट की वीडियो थी और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी आपको सुननी। अगर आपने नहीं सुनी है, आप अगली वीडियो देखें या पुरानी वीडियो देखेंगे तो इसको वापस से एक बार ज़रूर देखें। थैंक यू ऑल, और इसको सेव करके रख लें वीडियो को। ठीक है, ताकि आपको कभी भी इस तरह की फीलिंग आए कि मैं मोटिवेटेड फील नहीं